This conference will now be recorded. रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि रिग्रेशन एनालिसिस दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन बताता है। रिग्रेशन एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इट डिफाइन रिलेशनशिप between dependent and independent variable. It defines relationship between dependent and independent variable. ओके होगी बात। अब दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, और इसको हम डिफाइन करते हैं एक रिग्रेशन लाइन के साथ। ये हमने स्टैटिस्टिक्स वाले तरीके से नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमें चाहिए। रिग्रेशन लाइन क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस bx, जिसमें y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये b है, तो ये है पर यूनिट चेंज इन y या डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके होगी बात। अब अगर मैं ये कहूं कि एक वैसे ही एक सवाल नोट करते हैं, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2.5x है, तो इसका मतलब है y में 2.5 का चेंज आएगा ड्यू टू यूनिट चेंज इन x। मतलब यूनिट मतलब 1, चेंज इन x मतलब x में अगर 1 का चेंज आएगा, तो ये जो साथ 2.5 लिखा होता है इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, स्लोप, चेंज। ये चेंज है किस में? y में चेंज आएगा। किस वजह से? चेंज इन x की वजह से। ओके। और प्लस का साइन ये शो करेगा कि जो चेंज आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर x में आप 1 से प्लस करोगे या 1 बढ़ाओगे, तो y के अंदर जो इजाफा होगा वो 2.5 का होगा। या अगर 1 कम करोगे, 1 अगर कम करोगे, तो y में क्या चेंज आएगा? 2.5 से रिड्यूस होगा। ये प्लस का साइन बता रहा है हमें, कि प्लस का साइन बता रहा है कि जो वेरिएशन आनी है ना वो सेम डायरेक्शन में आनी है। अगर यही हम रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 40 माइनस 1.5x। अब इसका मतलब देख लीजिए, इसका मतलब है कि हमारे x में अगर आप यूनिट की चेंज मतलब पहले से 1 बढ़ाओगे, प्रोडक्शन कह लो, अपने शेयर्स कह लो, बॉन्ड्स कह लो, कि अगर 1 से हम कम करेंगे तो y में 1.5 से इंक्रीज आ जाएगा।
या फिर अगर हम 1 से x को इंक्रीज करेंगे तो y में 1.5 से डिक्रीज आएगा। ये नेगेटिव साइन हमें हेल्प करेगा। डन होगी बात। तो रिग्रेशन लाइन हमें बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितनी रेशियो के साथ डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हम एक छोटी सी बात करते हैं कि हम कहते हैं कि दो चीजों का रिलेशन बता देते हैं। फैजान भाई ये तो बातें कि प्लस का साइन होता है तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन है वेरिएबल के चेंज होने की वो सेम डायरेक्शन है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा, और अगर एक कम हो रहा होगा तो दूसरा भी कम होगा। और नेगेटिव साइन कहता है कि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, और अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं रिग्रेशन लाइन पे, मजीद थोड़ी सी बात करते हैं। रिग्रेशन लाइन हमें दो वेरिएबल का रिलेशन ये तो हमने बता दिया। अगर मैं आपको बात करूं कि सपोज दैट हमारे पास शेयर की वैल्यू है, सपोज दैट 150 पर शेयर, तो कहा जाता है कि जनाब 500 शेयर्स बिकते हैं, बिक गया। अगर इसका सवाल इस तरह से पूरा सवाल दिया जाए और हमने फाइंड किया रिग्रेशन लाइन, अब मुझे ये बताओ, ये है क्वांटिटी, ये है उसकी वैल्यू। बताओ शेयर की जो क्वांटिटी है वो प्राइस के चेंज होने से चेंज होगी या क्वांटिटी चेंज होने से प्राइस चेंज होगी? इसमें डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है? सर क्वांटिटी चेंज होने से प्राइस चेंज होगी। प्राइस शेयर की वैल्यू चेंज होगी तो शेयर्स की क्वांटिटी में फर्क आएगा राम भाई। यानी अगर शेयर प्राइस ज्यादा होगी तो हो सकता है लोग नंबर ऑफ शेयर्स ना खरीदें, और अगर शेयर की वैल्यू कम होती है तो लोग हो सकता है नंबर ऑफ शेयर ज्यादा खरीदे। ओके होगी बात जी। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सपोज मैं कहता हूं हमने ये सवाल हल किया तो मेरे पास जिसका जो आंसर आया वो आ गया तकरीबन, हम कहते हैं कि 120 प्लस बल्कि माइनस 2x। अब इसका मतलब जरा सीखिएगा कि वो कहता है शेयर की प्राइस में अगर 1 रुपए की चेंजिंग आएगी तो जो नंबर ऑफ शेयर की सेल परचेज है उसमें 2 रुपए की चेंजिंग है, 2 यूनिट की चेंजिंग है। मतलब अगर शेयर की कीमत 1 रुपया बढ़ जाती है तो जो शेयर की सेल है वो 2 कम शेयर बिकेंगे माइनस साइन की वजह से, और अगर 1 रुपया शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो कम हो जाती है तो जो नंबर ऑफ शेयर ट्रेड होंगे मार्केट के अंदर वो पहले से 2 ज्यादा ट्रेड होंगे। ये हमें रिलेशन बताता है रिग्रेशन लाइन। आपने स्टैटिस्टिक्स में बड़ी माशाल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। हाँ जी, आगे चलते हैं। फिर इस मेन ए और बी को फाइंड कैसे किया जाता है। वैसे तो कई फार्मूलाज हैं, हम कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं, बगैर कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे आप करेंगे। तो हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है ना y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स, इसमें पहले b फाइंड करने का फार्मूला लिख लें, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर। हमारे पास x और y का डाटा गिवन होगा, आप अपने कैलकुलेटर में पुट करोगे, बाकी सारा काम कैलकुलेटर खुद कर लेगा। तो हम सीखेंगे, आप जब आप कैलकुलेटर अभी एक सवाल करते हैं तो मैं आपको बताता जाता हूं नंबर ऑफ स्टेप्स, तो उसमें आप कर सकते हैं। ओके होगी बात जी। तो उसके बाद हमारे पास a है। a कैसे फाइंड किया जाता है? y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस बी एक्स बार।
तो y बार का फार्मूला सबको पता है, समीशन y ओवर n माइनस b इंटू समीशन x ओवर n। गॉट इट? जी जनाब, यहां तक कोई परेशानी है तो बताएं, यहां तक कोई परेशानी है तो बताएं। आगे चलें फिर। अब अपने अपने कैलकुलेटर सामने रखें, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेटर से ही सिखाना है। अपने अपने कैलकुलेटर काइंडली निकाल लें, क्योंकि नेक्स्ट मैंने कैलकुलेटर से ही बताना है आप जी। कैलकुलेटर सामने आ गया तो आ जाएं, जरा सवाल करते हैं। मैं कहता हूं कि सपोज दैट कॉस्ट है किसी भी चीज की, हमें गिवन है, और उसके फिर जो यूनिट सेल होते हैं वो भी गिवन है। कॉस्ट हमारे पास, अगर उस चीज की कीमत 120 रुपए हो तो वो जो 400 यूनिट बिकते हैं, कीमत बढ़ी 130 रुपए होगी, यूनिट 390 बिके। फिर कीमत 150 पे गई तो यूनिट आपके 350 पे आ गए। कीमत 180 हुई तो यूनिट सेल हो गया 320। मतलब जैसे जैसे कीमत चीज की बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कीमत चीज की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके यूनिट्स कम सेल हो रहे हैं। ये तो बात कंफर्म होगी, बी का आंसर नेगेटिव आएगा। ये बात 100% कंफर्म हो गई कि बी का आंसर नेगेटिव आएगा। तो जनाब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ये एक्स कॉस्ट है, और जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा वाई। ये यूनिट सोल्ड है। अगर प्रोडक्शन होती तो ये उल्टा होता, क्योंकि प्रोडक्शन में यूनिट इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके होगी बात? अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, y is equal to a plus bx। फौरन अपना फार्मूला लिखेंगे b का, लिखना जरूरी है फार्मूला, y ओवर n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल का स्क्वायर। कितने लोग हैं जिनको ये फार्मूला लगाना आता है? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपने करना ऐसे है कि जिस तरह हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आप अपना कैलकुलेटर निकालें, जल्दी करें। तो मैं सवाल करवा रहा हूं आपको। कैसियो कैलकुलेटर मेरे पास है जो 991 है, उसको सामने रखें। हाँ जी, मॉड प्रेस करें जल्दी से, आपने मॉड प्रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 3 प्लस करना, प्रेस करना है जहां पर स्टैट लिखा हुआ है। फिर आपने 2 प्रेस करना है जहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स। ओके होगी बात? तो आपको दो कॉलम नजर आएंगे, एक x का और एक y का। तो आप x के यूनिट में पुट करें 120 इक्वल, 130 इक्वल, 150 इक्वल, 180 और इक्वल। डन। फिर आपने अपने कर्सर से दूसरे बॉक्स में चले जाना है जी। 400 इक्वल, 390 इक्वल, 350 इक्वल, 320 इक्वल। डन।
जब आपने ये इक्वल सारे प्रेस कर दिए, उसके बाद आपने यहां से आगे चलते हैं, यहां पर आपने पुट कर लिया ये डाटा। इस स्टेप में आपने ये डाटा पुट कर दिया, एक्स का एक्स में और वाई का वाई में। उसके बाद आपने ये सारे स्टेप आप चाहे लिख लें, बाद में आपने खुद ही कर लेना है। आपने एसी प्रेस कर देना है, जो आपका कैलकुलेटर पे जो भी बटन होगा उसको एसी प्रेस करने के बाद आपने जाना है शिफ्ट प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस 1। फिर अगले स्टेप में आपने प्रेस करना है 3, जहां पर लिखा हुआ है सम। जैसे ही आप 3 प्रेस करेंगे तो आपके फार्मूले में जो चीजें इस्तेमाल हुई हुई हैं वो आपको नजर आएंगी। मतलब ये एन समेशन एक्स वाई है, आपको जो फार्मूले में चीजें, आपको तमाम चीजें आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पर नजर आएंगी, आपने पुट करके फाइंड करनी है। डन। क्या करोगे जनाब, आपको क्या क्या चाहिए? एन चाहिए, एन तो वैसे ही गिन लो, 1 2 3 4 4। ये स्टेप करना है क्योंकि ये हमने एमसीक्यू पेपर नहीं है हमारा, हमारा पेपर रिटर्न है, तो ये स्टेप हम लाजमी करेंगे। इनटू समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई के लिए आपको 5 प्रेस करना पड़ेगा। समीशन एक्स वाई के लिए आपको 5 प्रेस करके इक्वल प्रेस करोगे, आपके पास समीशन एक्स वाई आ जाएगा 208800 एन समीशन एक्स वाई माइनस, फिर दोबारा शिफ्ट 1 3, बार बार आपने क्या प्रेस करना है? शिफ्ट +1 +3। ये प्लस नहीं करना, प्लस का मतलब है इसके बाद शिफ्ट 1 3, फिर कोई उसी पोजीशन पे आ गया। अब क्या चाहिए आपको? समीशन एक्स 2 प्रेस करो, 580। दोबारा यही काम करना है, शिफ्ट 1 3। अब आपको चाहिए समीशन वाई, 4 प्रेस करो, इक्वल प्रेस करो, 1460 डिवाइडेड बाय एन 4 है। समीशन एक्स स्क्वायर, शिफ्ट 1 3, 1 प्रेस करके इक्वल 86200 माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ लिखना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लिखना है। तो बात समझ लगी ना, हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लिखना है। सॉल्व तो हमने वो इसी से ही हो जाएगा। दोबारा जाए जरा, शिफ्ट 1, दोबारा शिफ्ट +1 +4 की जगह लिखा होगा, सॉरी 5 की जगह रेग्रेशन, 5 की जगह क्या लिखा हुआ है? रेग्रेशन। उसमें ए भी लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, तो हमें अभी हमने बी का फार्मूला लिखा है ना। 2 प्रेस करके इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू -1. हाँ जी जनाब।
इसके बाद हमने फाइंड करना ए और पे वापस जाएं, शिफ्ट 1, फिर वही वेरिएंस की वैल्यू, सॉरी रिग्रेशन, और जहां पर ए लिखा हुआ है ए प्रेस करें। जहां पर ए लिखा हुआ है वहां ए प्रेस कर दे। जी जनाब, कितना आंसर आ रहा है? अगर किसी का फाइंड हुआ है तो बताएं कितना आंसर आ रहा है। शिफ्ट 151 इक्वल 565.2, 565.2। जी जनाब, अब आ जाए जरा, y is equal to 565.2 minus 1.38 x। इसका मतलब सुन ले काइंडली, इसका मतलब है ₹1 कीमत बढ़ने से सेल जो यूनिट है वो 1.38 कम हो जाते हैं। ₹1 सेल के यूनिट बढ़ने से कितना कम हो जाता है? 1.38 यूनिट कम बिकते हैं। बिल्कुल वाइस वर्सा। अगर ₹1 कीमत कम होगी, अगर ₹1 कीमत कम होगी तो फिर यूनिट 1.38 बढ़ जाएंगे। डन होगी बात? सर ये ए क्या है फिर? ये एक फिक्स्ड प्राइस होती है, इसे हम वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं। अगर कॉस्ट का ग्राफ बनेगे तो उसे हम ये कहते हैं कि जी इतने यूनिट बिकने ही बिकने हैं। 565 यूनिट्स हमारे फिक्स्ड बिकते हैं। ठीक होगी बात? और बाकी उस डिपेंड ठीक है करते सर। हैं कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे या कम होंगे, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है। हाँ जी जनाब, नेक्स्ट अब मैं एक सवाल करवाने लगा हूं और रिग्रेशन का ये लास्ट सवाल होगा, क्योंकि इसके बाद मैं कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पे चला जाऊंगा। तो इसको थोड़ा से ध्यान से देखना है। सपोज यहाँ पर हम कहते हैं कि यूनिट हम बनाने लगे हैं, एक कंपनी है वो 10 यूनिट बनाए, अगर 12 बनाती है, 15 बनाती है, 20 बनाती है, 25 बनाती है, उस पे आने वाली कॉस्ट 10 बनाए तो उसको कॉस्ट आती है 140। अगर वो 12 बनाती है कॉस्ट हो जाती है 162। 15 यूनिट पे 170, 20 यूनिट पे 178, 25 यूनिट पे 182। डन। अब रिक्वायरमेंट सुने इसकी, रिक्वायरमेंट्स ही इंटरेस्टिंग है इसकी। नंबर 1, फिट रिग्रेशन लाइन। फिट रिग्रेशन लाइन। नंबर 2, कमेंट्स या एनालिसिस ऑन रिग्रेशन लाइन। कमेंट्स ऑन रिग्रेशन लाइन। नंबर 3, estimate cost of 18 units and 50 units. Also analysis which estimate सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई। is more appropriate. हाँ जी जनाब। अच्छा मैंने ना ये अभी रीज्वाइन करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये रीज्वाइन करके तो आपने किसी जगह नहीं जाना, मैं रीज्वाइन करने लगा हूँ।
हाँ जी जनाब, अब सबको स्क्रीन शो हो रही है? चलिए जी सर। हाँ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें, ये रिक्वायरमेंट मेन नोट करनी है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और साथ रिक्वायरमेंट लिखी है, ये जल्दी से जरा नोट करें, फिर एक क्वेश्चन को करते हैं। जल्दी से रिक्वायरमेंट नोट करें। जब सवाल लिखा जाए तो डन का मैसेज करना है ताकि हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। जी ओके, अब फिर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले रेग्रेशन लाइन बनानी है यहाँ पर ताकि हमें बार बार स्क्रीन ना मूव करनी पड़े। सबसे पहले लिखेंगे रेग्रेशन लाइन। अगर टाइम थोड़ा है ना तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर देना। फिर ये काम y = a + bx। अगर टाइम थोड़ा है तो आप डायरेक्ट कर दिया करो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b का फार्मूला लिखना जरूरी है, n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। कैलकुलेटर से डायरेक्ट मुझे b की वैल्यू बता दें। ठीक है, आपने पेपर में कोशिश करना सम भी लिखना, वो ज्यादा बेहतर समझा जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल आप b की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताएं। टाइम थोड़ा होगा तो पेपर में भी हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है। एक शख्स का आंसर मिल गया है, बाकी बताएं। जी, तो दो लोगों का आंसर सेम आ गया, तो समझो यही आंसर है 2.4। ओके होगी बात? ए जल्दी से निकालें। फार्मूला लिखना जरूरी है, y = y बार माइनस बी एक्स बार। जी से ही ए फाइंड करके बता दें। 126.9, 127 लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब जरा गौर फरमाएं। आपको जब ये हम लाइन में पुट करेंगे y = 127 + 2.4x, इसका मतलब ये है मेरे भाई 129 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और 2.4 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। मतलब अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते जाओगे तो आपको पर यूनिट के हिसाब से 2.4 वैल्यू पड़ती रहेगी। मतलब क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, सेम रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा लगी। अब उसने ये, हमने एनालिसिस देना है तो हमने क्या लिखना है, कॉस्ट पर यूनिट इज 2.4 या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या आप अगर इससे भी अच्छी अंग्रेजी इस्तेमाल करनी है तो आपने कहना है चेंज इन कॉस्ट ₹2.4 ड्यू टू 1 more unit purchase या प्रोड्यूस, 1 unit purchase या प्रोड्यूस इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर यूनिट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, यूनिट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी, इसलिए इसको हम सेम डायरेक्शन में लिखते हैं। डन होगी बात? ये दूसरा बी पार्ट का आंसर है, ये आपका बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा पार्ट, कहते हैं एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 18 यूनिट एंड 50 यूनिट्स, मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास है 127 था प्लस 2.4x, तो एस्टिमेट कॉस्ट 18 यूनिट्स की। सबको पता है क्या करना है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये पता ना हो कि 18 यूनिट की कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है। बस मुझे वैल्यू बता दो। हाँ जी, वैल्यू बताएं। कोई प्लस नहीं कर रहा? ये आ जाएगा 170.2। मतलब अगर आप 18 यूनिट बनाते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 170.2। अब अगर हम यूनिट फाइंड करना चाहते हैं, 50 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो y इज इक्वल टू 127 प्लस 2.4 इंटू 50। ये कितनी वैल्यू आ रही है? 247। जी जनाब, एस्टिमेट तो दोनों आ गए, लेकिन उसने एक सवाल बड़ा मजे का पूछा, कहता है विच वन इज मोर रिलायबल एस्टिमेट। जी, विच वन इज मोर रिलायबल या बेस्ट एस्टिमेट, 50 यूनिट वाला या 18 यूनिट वाला? 50 या 18? हाँ जी जनाब, सिर्फ एक बंदे का आंसर आया है, अब्दुल रहमान भाई साहब भी ने भी आंसर दे दिया। नेक्स्ट 2-4 लोग और आंसर दें, फिर आगे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही 50 बता रहे हैं, तो आप लिख लें इसका आंसर। एस्टिमेट 18 is more reliable because these units are on the regression line। और 50 यूनिट्स क्यों नहीं ज्यादा बेस्ट? वैसे है वो भी एस्टिमेट, लेकिन ज्यादा बेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिग्रेशन लाइन पर नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 18 यूनिट रिग्रेशन लाइन के अंदर है और 50 यूनिट्स नहीं है? वो आपको एक्स की वैल्यूज देखकर पता चलेगा। वो आपको एक्स की वैल्यूज देखकर पता चलेगा। ये किधर है इसका क्वेश्चन? ये आ गया जी। ये है हमारे पास यूनिट्स। इस रेंज के अंदर आप कोई भी एस्टिमेट करोगे वो बेस्ट एस्टिमेट होगा। मतलब 10 से लेकर 25 के दरमियान, क्योंकि रिग्रेशन लाइन तो इसके बाद खत्म हो जाएगी ना, इसके दरमियान किसी भी 18 यूनिट्स का एस्टिमेट करो, 19 यूनिट्स का, 24 यूनिट्स का, तो ये ज्यादा बेस्ट। ये नहीं कि दूसरा एस्टिमेट नहीं है, एस्टिमेट दूसरा भी है, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट है। तो जो बियॉन्ड द लाइन होगा, जैसे 50 यूनिट बियॉन्ड द लाइन है, बहुत बियॉन्ड द लाइन है, तो वो रिलायबल एस्टिमेट तो है, लेकिन ज्यादा बेस्ट एस्टिमेट नहीं। ओके होगी बात। और अहमद का सवाल है कि सर अगर दोनों ही बियॉन्ड द लाइन हो तो क्या करेंगे? फिर जो ज्यादा करीब होगा उसकी एक्सट्रीम वैल्यू के लाइन की, तो वो ज्यादा बेस्ट रिलायबल हो। ठीक है, अदरवाइज जो लाइन के ऊपर होते हैं वो बेस्ट होते हैं। और मोस्टली जब भी पेपर में सवाल आता है ना, एक वो ऑन द लाइन दे देता है, एक दे देता है आउट ऑफ द लाइन।
हाँ जी जनाब, इन 3 ऑप्शन रिग्रेशन से अगर सेपरेट इंडिपेंडेंट सवाल आएगा तो इस तरह का आएगा। बताओ अगर कोई बात नहीं समझ लगी तो पूछो, अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो पूछे। ओके की बात। चलें जनाब, फिर 1 मिनट आंखें बंद करें और कोरिलेशन लिखें। वैसे कोरिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पढ़ना जरूरी है। आप ना नमाज पढ़ लो, 10 मिनट की ब्रेक है, ठीक है? तो 10 मिनट में वापस आ जाएं, क्योंकि असर की नमाज में फर्ज अदा कर लें, ठीक है? तो दोबारा क्लास हम शुरू करते हैं 5:12 पे इस टाइम के मुताबिक, ठीक है?
जी जनाब, कोरिलेशन पे आ जाए। हाँ जी, कोरिलेशन पहले अगर इसकी डेफिनेशन बस एक लाइन में लिखते हैं, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इट measure the strength of relationship between two variables। मतलब इंस्टेंसिटी ऑफ रिलेशन, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरा फर्स्ट कजन है, ठीक है ना, इंस्टेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। बहुत ज्यादा डिटेल में इसका लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए, वो भी कैलकुलेटर से फाइंड हो जाता है। बस एक दफा लिख लें फार्मूला, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। याद फार्मूला जरूर रखना है, ये नहीं कि कैलकुलेटर फार्मूला याद नहीं रखता। n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर, फिर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला है कोरिलेशन का, सिर्फ फार्मूला याद करना है, उसके बाद वैल्यूज इसी तरह पुट करेंगे उसी जगह पे जाकर जहां पर हमने फाइंड किया था आर, ए और बी, वहां से ही आर की ऑप्शन भी है, वहां से हम आर फाइंड कर लेंगे। बात समझ लगी? बिल्कुल वही काम करना है कि जैसे हम रिग्रेशन का ए और बी फाइंड करते हैं, फार्मूला आपने याद रखना है, वैल्यूज वैसे फाइंड करके पुट कर देनी है, बट कैलकुलेटर से ही आंसर निकाल के पुट कर देना। हाँ, ये बात कंफर्म रखना, ये मैं आपको बता देता हूं ताकि गलती ना हो, कि जो आर का आंसर है ना वो कभी -1 और +1 के बाहर नहीं जा सकता। रेग्रेशन का आंसर जो मर्जी आ सकता है, उसका ए का और बी का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन कोरिलेशन का आंसर की लिमिट है, ये -1 और +1 के बाहर कभी आंसर आ ही नहीं सकता। ओके होगी बात? अगर आर आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर आर का आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन। डन होगी बात? अब इसका जो कोरिलेशन का ताल्लुक है, जितना हमने पढ़ लिया है इतना ही है, बट हमारे सिलेबस में है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये हमारे सिलेबस में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और वो बराबर होता है जनाब आर स्क्वायर के, इसलिए कोरिलेशन पढ़ा है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर आर स्क्वायर के बराबर है ये, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है? जी मेरे भाई, इसकी कोई वैल्यू की रेंज बता सकता है? -1 टू +1 थी उसकी, तो इसकी रेंज होगी जनाब 0 टू +1। मतलब आप जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जो भी आंसर आएगा आर का, उसका स्क्वायर ले लें, तो जो उसका स्क्वायर होगा, जो उसका स्क्वायर होगा वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। अब इसके बारे में जरा गौर से सवाल सुनिएगा, पहले मैं इसके रिजल्ट्स के मतलब बताता हूं, फिर और बातें करते हैं। जी जनाब, हम कहते हैं कि जनाब हमने एक प्रोडक्शन, वेजिटेबल की प्रोडक्शन, और बात की रेनफॉल की। प्रोडक्शन का डाटा है, सॉरी वेजिटेबल की प्रोडक्शन का डाटा है, रेनफॉल का डाटा है, ठीक होगी बात? अब हमें पता है रेनफॉल से वेजिटेबल की प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, कंफर्म है। तो जो रेनफॉल है इसे हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डन? और
इसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। और जो वेजिटेबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। अब मैं कहता हूं कि आपने इसका आर फाइंड किया, जो भी आर आ गया, ज्यादा बारिश होगी तो वेजिटेबल, अगर वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि कभी वेजिटेबल को जरूरत ही नहीं होता है ज्यादा बारिश होने की, तो वेजिटेबल्स कम प्रोडक्शन होगी। और अगर बारिश होती नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो हम सपोज करते हैं आंसर आ गया 0.r², मेन आर फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है आर के ऊपर रिमार्क्स देना। तो बात समझ लगी ना? ठीक है, तो जनाब r² अगर आता है ना 0.60, अब इसका मतलब सुन लीजिएगा, 60% प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। मतलब 60% प्रोडक्शन का कम होना या ज्यादा होना रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड 40% प्रोडक्शन या 40% चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम अदर फैक्टर। अगर r² का आंसर जितना भी आ जाए, इसका मतलब है उतने परसेंट चेंज डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है? जो गिवन वेरिएबल होगा, और बाकी की जो परसेंटेज है वो अदर फैक्टर, और वो फैक्टर अनएक्सप्लेन्ड है, पता ही नहीं है कौन से फैक्टर है। उसमें काफी सारे हो सकते हैं। मतलब अगर हम वेजिटेबल की बात करें, बीज अच्छा इस्तेमाल किया, जमीन अच्छी यानी पावरफुल थी, पानी सही टाइम पे लगाते थे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल सही टाइम पर करते थे, और भी कई फैक्टर्स। ओके होगी बात? तो r² के आंसर को मेन हमने टारगेट करना है। मैं कहता हूं कि हमारे पास आ जाता है डेथ रेट, और साथ बात आ जाती है जनाब डेथ रेट के साथ कोरोना लिख लेते हैं, डेथ रेट और कोरोना वायरस। हाँ जी जनाब, डेथ रेट और कोरोना वायरस। अब अगर इसका आंसर आ जाता है हमारे पास, इन केस r² हम फाइंड करते हैं और आंसर आ जाता है 0.25, 0.25, इसका मतलब कोई बताएगा? जी, इसका कोई मतलब बताएगा? यानी कि सर जी 25% जी आवाज आ रही है मेरी? तो मतलब इसका मतलब है 25% जो डेथ हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है, और 75% जो डेथ हुई है वो ड्यू टू सम अदर फैक्टर हुई है। मतलब उसमें कई फैक्टर आ सकते हैं। दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ये पता है ना कोरोना से हुई है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और इसको बोलते हैं मेरे भाई अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। जी, हमने सिंपल फाइंड करना है अपना कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन, और उसके बाद फाइंड कैसे करना है? कैलकुलेटर से। तो एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही रखेंगे, ताकि कल इसकी प्रैक्टिस, मैं आपको प्रैक्टिस भी भेज देता हूँ, वो जो फुल फ्लैज असाइनमेंट है उसको भी सेंड करता हूँ आपको,
और उसके क्वेश्चन भी बताता हूँ कि कौन कौन से आपने सवाल करने हैं। ठीक है, हाँ जी जनाब, जरा गौर फरमाइएगा। सवाल ये है कि हमारे पास अगर एक डाटा तो अब सिंपल है, एक्स और वाई गिवन है, सपोज दैट आपको सपोज दैट वैल्यू गिवन है 5, 7, 9, 11, 15 और y की वैल्यू गिवन है 20, 30, 50, 70, 10 या 90। सिंपल हमने जैसे क्वेश्चन किए कैलकुलेटर में पुट करना है और आर स्क्वायर फाइंड करना है। सपोज हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है मेरे भाई 0.80। इसका मतलब है 80% जो वेरिएशन आ रही है ना इन y वो है एक्सप्लेन्ड, और जो बाकी 20% वेरिएशन इन y आ रही है ना वो है अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है जनाब, तो यहां तक हमारा रिग्रेशन, फिर उसके बाद कोरिलेशन, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। गॉट इट? तो इंशाल्लाह कल हम थोड़ी सी क्लास अर्ली स्टार्ट कर देंगे। आप नमाज जल्दी पढ़ लेना, 1:30 से हमने क्लास स्टार्ट कर लेनी है इंशाल्लाह। कल तो वैसे कल तो फ्राइडे है, कल नहीं, कल हम तकरीबन 2:15 बज जाएंगे या 2:15 से सर 3:15 कर लें, लाइट आती जाती है ना, 3:15 कर लें, फिर 3:15 से ऑनवर्ड कर देंगे। और हम भाई यहाँ पर इस एरिया में ना, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो नहीं जुमे की नमाज के बाद फौरन चेक कर लेंगे, टाइम जाया नहीं करना अपना। ठीक है, वैसे नॉर्मल हम ना 1:30 पे स्टार्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो अगले 2 दिन की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 3 दिन की, ये स्टैटिस्टिक्स की, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो जुमा हफ्ता इतवार आ रहा है इसमें हमने इसकी कल से हम इंशाल्लाह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे जा रहे हैं जिसमें से पेपर आना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।